वेलकम फ्रेंड, युक्ति आइस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत से क्लासेस लिए जा रहे हैं। आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस किया गया। कल लूसेंट बूस्टर पर आप लोगों को मैंने इवनिंग में लिया था क्लासेस। तो ज्योग्राफी पार्ट से उसमें लिया गया, तो उसी में आज हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी जो फुल टेस्ट 5 है उसमें आप लोगों को करंट हो चुका है, पॉलिटी हो चुका है। आज अभी क्लासेस ज्योग्राफी का होगा जिसमें 15 क्वेश्चन शामिल किए गए, जिस टेस्ट में जिसका नंबरिंग था 46 से 60 नंबर। तो और भी जो क्लासेज है जेके टेस्ट सीरीज का जो एनालिसिस है वो आगे नेक्स्ट होता जाएगा। तो हम लोग नए नए तरीके से आप लोगों के सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग ज़रूर कम्युनिटी में जाइएगा, यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। वहाँ पर कम्युनिटी होता है, प्ले लिस्ट के जस्ट बगल में होता है और अबाउट से पहले होता है। तो कम्युनिटी में जाइए, बहुत से पीआईबी का जो नोट्स होता है, जो पीआईबी द्वारा इशू किया जाता है कुछ पिक्चर, तो उसे कुछ 50 से 100 शब्दों में उसे शामिल करते हुए उस कम्युनिटी में ऐड किया जा रहा है। यूएनओ की कुछ रिपोर्ट्स आती है तो वहाँ पर मैंने ऐड किया है। साथ ही बिहार बिहार का आप लोगों को कुछ डाटा आता है, तो बिहार गवर्नमेंट का, तो वो भी कुछ मैं वहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। निरंतर यूपी पीसीएस का भी यूपी के संदर्भ में भी वहाँ ऐड किया जाएगा। साथ ही एमपी, सभी स्टेट जो है वो उस सेगमेंट में कम्युनिटी जो सेगमेंट होता है यूट्यूब का, वहाँ पर ऐड किया जाएगा। तो ये आप लोग को नया एक प्रयास किया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल सकता है। तो आप ज़रूर उसे विजिट करके देखिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। हमसे जुड़ने का बहुत सा माध्यम है जिससे हमसे जुड़ सकते हैं। या तो पहले आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको लोगो ऐसा मिलेगा और उसे रजिस्टर कर लीजिएगा। जो फर्स्ट बार है रजिस्टर करिएगा। सारा आप लोग बेसिक्स आपको वहाँ पर कुछ फिल करने होंगे, बेसिक नॉलेज वहाँ पर कुछ होता है। डाटा आपको वेरी करना है, वो आप सबमिट हो जाइएगा। या तो इस बार कोड से स्कैन कीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा जहाँ 10,000 से अधिक मेगा बूस्टर प्रश्न चलाया जा रहा है, तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं। यूपी स्टेट पीसीएस आप लोगों को पीटी मेंस कराया जा रहा है, तो सभी एग्जाम का यहाँ कराया, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का टेस्ट अवेलेबल है इस युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म पर। साथ ही ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है उसके लिए भी यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी, बिहार एसआई, एफसीआई, डीआरडीओ, आईबी, एयरफोर्स बूस्टर आदि के नाम से सभी टेस्ट कराए जा रहे हैं। बहुत से बच्चों ने इनरोल कराया है, तो जो अभी तक नहीं कराया है तो आप लोग भी करा सकते हैं। इसका फी बहुत ही लो फीस रखा गया है। जैसे स्टेट पीसीएस का है, यूपी का एग्ज़ाम, बीपीएससी का स्टेट पीसीएस 199 में 21 टेस्ट कराया जा रहा है। पीडीएफ जिसमें दिया जाता है, वीडियो एनालिसिस कराया जाता है और हार्ड कॉपी भी आप लोगों को अवेलेबल कराया जाता है। जैसे ही आप लोगों को एसएससी का अगर जाइएगा 199 रुपया में आपको 500 टेस्ट कर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर टोटल और गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम का पैकेज देते हैं तो 399 में आपको 2000 से अधिक पैकेज आप लोगों को अवेलेबल यहाँ कराया गया, जो इंडिया में अभी तक कोई किसी ने नहीं किया है। तो सबसे आप लोगों को कम दाम को उपलब्ध कराई जा रही है, सभी टेस्ट अवेलेबल है, तो आप इसे ज़रूर लाभ लीजिए। नहीं तो फिर चीज़ें बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता है। वेबसाइट है www.uktis.in, इसे विजिट करके देख सकते हैं। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोई भी क्यूरी एग्जाम से संबंधित तो यहाँ पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग, इस टैगलाइन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने मोबाइल को जल्द से जल्द कोचिंग बनाइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखिए। ये बहुत ही आप लोगों के लिए डायनेमिक चलाया गया है सीरीज़, जिसमें लूसेंट बूस्टर जितने भी जीएस के पार्ट है आपको किसी भी वनडे एग्ज़ाम में, उसमें जीएस के जितने भी पार्ट है तो लूसेंट उसके लिए बहुत अहम भूमिका अदा करता है। तो इसलिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यह लूसेंट बूस्टर चलाया गया है, जिसमें से 600 से अधिक क्वेश्चनों का जो होगा टॉपिक वाइज आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जा रहा है। कल इसी का प्रैक्टिस ज्योग्राफी में दिया गया है, जिसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने कल देखा होगा। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाइए, देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए रहते हैं। और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में इसका टेस्ट जो होगा, हिंदी मीडियम दोनों के दोनों एस्पिरेंट दे सकते हैं। वो किसी भी एग्ज़ाम से आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं संबंधित स्टूडेंट, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। जीएस का जितना भी पार्ट है यहाँ पर बहुत इनफ कराया गया है। उससे डाटा पीआईबी का डाटा के साथ ऐड किया जाता है, जो करंट डाटा आपको सरकार जारी करती है किसी भी टॉपिक से। इसका फ़ी मात्र 199 रखा गया है। इसका भी फीस समझ सकते हैं कितना लो प्राइस पर आप लोग चीज़ें दी जा रही है, सेवाएँ दी जा रही है। चलिए नेक्स्ट है यूपी पीसीएस
व्हीकल नोटिफिकेशन आ गया, तो आप लोग रेडी हो जाइए। 21 टेस्ट है टोटल, जिसमें सभी टेस्ट आप लोग देख सकते हैं क्या क्या टेस्ट है। सी सेट का 3 है, नगरीकरण से भी आप लोग को 1 टेस्ट होगा, करंट अफेयर्स का 1 टेस्ट होगा, फुल टेस्ट 10 होगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, इसका फी मात्र 299 रखा गया है, तो आप लोग इसे ज़रूर आप लोग इनरोल हो सकते हैं। यह स्टार्ट 21 मार्च से हो जाएगा, होली के जस्ट बाद से ही हो जाएगा। तो आप लोग जो अभी तक नहीं हुए हैं, इनरोल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और दिए गए नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई भी इशू होगा तो। नेक्स्ट बीपीएससी के संदर्भ में भी अब ये रनिंग में है, तो सब्जेक्टिव टोटल हो चुका है, फ्री टेस्ट हो चुका है, 13 में आप लोगों को 5 टेस्ट हो चुका है, और चीज़ें हैं आप लोग देख सकते हैं। बार डेली मैं इस पर आप लोगों को बताता ही हूँ, समझ रहे होंगे। जो पुराने स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो आप लोग इसे समझ जाइए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूपी यूपीएससी का लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें भी हम लोग बात करेंगे। सभी टेस्ट अवेलेबल है, तो आप लोग देख सकते हैं। इसका फ़ी मात्र 1500 रुपया है। इसमें 51 टेस्ट कराए जा रहे हैं। चलिए हम लोग अब बात करते हैं 46 ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है। देखिए, यह केवल बीपीएससी के ही स्टूडेंट इसमें नहीं देख सकते हैं। 67 बीपीएससी के स्टूडेंट है, यह सभी एग्जाम के स्टूडेंट है, वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, या ऑल स्टूडेंट एग्जाम, जो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न इसी से होते हैं, उसी से आपको डायनेमिक तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, और इस टॉपिक से ही प्रश्न कोऑर्डिनेट होकर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट इसे एस्पायरेंट देख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। दिए गए नगर जो है उसमें से कौन सर्वाधिक भूमध्य रेखा के आसपास है। तो उत्तर देख लेते, ऑप्शन देख लेते। जकार्ता, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मलिना, ऑप्शन डी कोलंबो। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा आपको सिंगापुर। तो देखिए आपको यहाँ पर मैप दिया हुआ है, इक्वेटर 0 यहाँ पर देख रहे होंगे, इक्वेटर है। इस इक्वेटर के आसपास देखिए यहाँ पर, तो सिंगापुर सबसे नज़दीक आपको नज़र आएगा यहाँ पर। तो ये ही सबसे इम्पोर्टेंट है। श्रीलंका आपको यहाँ पर है, कोलंबो आपको अर्थात श्रीलंका यहाँ पर है, मलिना आपको इधर है, ही है, जकार्ता आपको यहाँ पर है। तो सबसे नज़दीक जो है आपको यहाँ पर सिंगापुर नज़र आएगा। तो सिंगापुर आपको सर्वाधिक नज़दीक है। सिंगापुर भूमध्य रेखा से मात्र 137 किलोमीटर दूर पर है। आपको इधर का भी आपको स्टेट का नाम दे सकता है, अफ्रीका को कोई कंट्री का नाम दे सकता है, या दक्षिण अफ्रीका का नाम कोई दे सकता है। तो सभी मैप आप लोग दिया हुआ, जब इसे जूम करके आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ से प्रश्न जरूर 1-2 प्रश्न हो सकते हैं। कर्क रेखा के नीचे आप लोग को जो भी आसपास है आपको स्टेट है, उससे भी प्रश्न पूछ सकता है। साथ ही साथ मकर रेखा से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो सभी टॉपिक्स पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर सभी इससे रिलेटेड आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सभी पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए। और कर्क रेखा, मकर रेखा, और जो 0 डिग्री है, जो आप लोगों को भूमध्य रेखा जिसे बोला जाता है, उससे भी प्रश्न आपको कवर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे शैतान का गोल्फ कोर्स, इसे नाम दिया गया शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी या मृत घाटी भी कहीं पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह प्रश्न को आपको डाइवर्ट कर सकता है। तो मृत्यु की घाटी स्थित कहाँ है, अफगानिस्तान में है, यूएसए में है, साइबेरिया में है, केनिया में है। उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यूएसए में है, यूएसए में है इसका प्रश्न। शैतान का गोल्फ कोर्स प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी या मृत घाटी यूएसए के मोजावे रेगिस्तान में है। तो किस रेगिस्तान में, सबसे याद रखिएगा, डेथ वैली नेशनल पार्क कहाँ है, मोजावे में रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क स्थित है। यह पार्क पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित है। पूर्वी कैलिफोर्निया स्थित स्टेट है यूएसए का, उसी में आपको पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित है। शैतान के गोल्फ कोर्स मृत्यु की घाटी के तल पर नमक का बड़ा ढेर है। तो यहाँ पर जाइएगा, इस गूगल सर्च कीजिएगा वैली को, और आप लोग देखिएगा नमक का टीला बहुत जगह मिलेगा, इसलिए यहाँ पर इसे बोला जाता है डेथ वैली, क्योंकि बंजर है, वीरान है, इसलिए इसे नाम दिया गया। कैलिफोर्निया नवेदा की सीमा पर स्थित सियरा नेवादा पहाड़ों के पूर्व में ग्रेट बेसिन में स्थित डेथ वैली नेशनल पार्क अधिकांश भाग में फैला हुआ है। तो किसमें अधिकांश भाग में फैला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, यह डेथ वैली का जो नेशनल पार्क है उसी में यह फैला हुआ है। तो यह नेशनल पार्क का अंग भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
कल इस पर भी मैंने चर्चा किया था आप लोगों को लूसेंट बूस्टर में। यहाँ से प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में निम्नलिखित कितना वर्ष लगाता है। कल ही मैंने बताया था आप लोगों को, इवनिंग में ही बताया था। 36 वर्ष, 84 वर्ष, 48 वर्ष, 91 वर्ष। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, 84 वर्ष है, 84.07 वर्ष लगाता है तो सूर्य की परिक्रमा करने में यूरेनस। तो इसके संदर्भ में अरुण सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84.0 वर्ष लगाता समय लेता है, जबकि इसके अपने अक्ष पर कितने आवर में घूम जाता है, कितना फास्ट है समझ लीजिए। यहाँ हम लोग 24 घंटे में अपने अर्थ पर रोटेशन करते हैं। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ट्रिकी क्वेश्चन अगर बनाना होगा आयोग को तो आपको जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी और मार्स के बीच के रोटेशन वे में अंतर पूछ सकता है, कितने दिनों का, कितने घंटे का अंतर है। इसी तरह मंगल का भी पूछ सकता है, बुध का भी पूछ सकता है, सॉरी शनि का और शुक्र का और बुध का भी पूछ सकता है, जुपिटर का भी पूछ सकता है, शनि का भी पूछ सकता है। तो सभी ग्रहों के बीच के अंतराल को भी आप लोग देख लेना है। मैंने इवनिंग में ही सारे ईयर का लिस्ट दे दिया था, वहाँ भी मैंने बताया था कि लूसेंट बूस्टर में आप लोगों को सीरीज में कि इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए प्रश्न यही होते हैं, बस उसको तरीका है, अलग अलग तरीके से आप लोग किस प्रकार से तैयारी करते हैं। आप लोग यहाँ पर इस मैप में देखिए, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है किन दो ग्रहों के बीच है, ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, तो ये भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। कॉमेट्स कहाँ पर किनके बीच में पाए जाते हैं, ये भी आपको प्रश्न पूछेगा। प्लेटो और किन ग्रहों कूपर बेल्ट किसके बीच है, आइरिस कहाँ है, फिर मैक्स कहाँ पर है, ये सब चीज़ें आप लोग प्रश्न पूछ सकता है। तो कल मैंने लूसेंट बूस्टर में आप लोग से बहुत से प्रश्न का जवाब कल ही दे दिया था, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। लूसेंट बूस्टर प्ले लिस्ट में वीडियो बना रहता है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देखिए कि किस रूप से, देखिए सभी चीज़ें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है। अगर आप यहाँ छोड़ते हैं तो वहाँ से आपको कवर हो जाएगा। तो युक्ति आपको इसी रूप से आप लोगों को तैयारी करवाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग को अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, देश में उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तथा वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। देखिए कुछ नहीं, वन का जो विशेषता है उसे ही क्वेश्चन बना दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये किसका वन का गुण है, तो गुण है उपोष्ण सदाबहार वन का है, आर्द्र मानसूनी वन का, पर्वतीय वन का या उपाद्र पतझड़ वन का। इसका सही उत्तर क्या होगा, उपोष्ण जो उष्णोद्र सदाबहार वन होते हैं उनकी ही विशेषता ये होती है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इसे उष्ण कटिबंधीय भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बस शब्दों का हेर फेर है, आपको प्रश्न पूछ सकता है इस रूप से, इसे कंफ्यूजन नहीं होना है। ऐसे वन क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 5 डिग्री अक्षांश में पाए जाते हैं या 5 डिग्री आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है, विश्व जल वन्य जीव निधि बायोम को वर्गीकरण करता है, उसके भीतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय नम चौड़े पते वन भी का एक प्रकार माना जाता है। तो क्यों कौन कौन से नामकरण है ये भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो जरूरी है कि आप लोग क्या देखना है, आप लोग को इसका और भी नाम क्या है, निक नेम और क्या क्या इसे दिया गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जलवायु क्षेत्र न्यूनतम समानता वर्षा कितना होता है, 175 सेंटीमीटर या 69 इंच होता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो 69 इंच या 175 आप लोग को याद रखना है, 175 आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है, औसत मासिक वर्षा जो है वर्ष में सभी महीनों के दौरान 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 64 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होता है। तो आपको प्रश्न यहाँ से ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न को इस रूप से भी देखना है। तो कितना है, औसत 18 डिग्री सेंटीग्रेड। सभी पशु और पौधों के लिए प्रजाति की आधी संख्या इन सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। तो देख ही रहेंगे इक्वेटर लास्ट, जैसे मैंने अभी जस्ट आप लोगों को ये बताया था, ये
कहाँ गया, ये देखिए इसी में आप देख रहे होंगे, ये जहाँ मैं क्रसर ले जा रहा हूँ, देखिए सबसे बड़ी आधी जनसंख्या जो इसी आसपास पाई जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। जो जीव जंतु है, उसके बाद हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो कमेंट बॉक्स में तो भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। यह प्रश्न पूछा भी, क्वेश्चन किया भी गया है पीसीएस में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। वनडे एग्जाम में तो बहुत बार ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन वनों की अधिकता पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी घाट और अंडमान निकोबार, इन वनों में महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, रबड़ इत्यादि के वृक्ष पाए जाते थे। किस प्रकार के वृक्ष भी पाए जाते हैं, प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। अधिक वर्षा होने के कारण यह भूमि कृषि योग्य नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं इतना वर्षा होती है कि यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो बड़े विशालकाय के रूप में होते हैं, झाड़ी पत्तियों अधिक होता है, तो इसलिए यहाँ पर खेती हालांकि पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ पर जैसे रबड़ उद्योग को विकसित किया जाता है, वुड, आयरन वुड जो लकड़ियाँ है उसको उद्योग, उससे संबंधित उद्योग को विकसित किया जाता है, औद्योगिक रूप से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा के दक्षिण, मकर राशि के दक्षिण और मकर रेखा के उत्तर। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको हम लोग किस रूप से देखना है। देखिए इसका ऑप्शन ई भी जा सकता है, अगर बीपीएससी अगर कोई स्टूडेंट कैरी करेगा तो बीपीएससी ई भी जाएगा, क्योंकि देखिए ये कर्क और मकर रेखा है, भारत यहाँ पर है, तो आपको इस रूप से, सॉरी यहाँ उत्तर दिया रहता, उत्तर दिया रहता तो ये ऑप्शन ई चला जाता। मैं इस रूप से बताना चाहता था, अगर उत्तर दिया रहता मकर राशि के उत्तर, तो यह आपका प्रश्न ऑप्शन ई चला जाता। पर यहाँ प्रश्न दिया हुआ दक्षिण, इसलिए ध्यान रखिएगा इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछे तो इस प्रकार से आप लोगों को टैली करना है कि भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर में है, तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री यहाँ से जस्ट बगल से ही गुजरता है 0 डिग्री, तो इससे उत्तर में है। तो और कर्क रेखा के दक्षिण में है, तो प्रश्न देख सकते हैं यहाँ उत्तर दिया हुआ है, उत्तर के जगह यहाँ दक्षिण दे दिया जाए, तो ये भी प्रश्न या 20 से है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, प्रश्न को ट्रिकी बना के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना आप लोगों को किस रूप से प्रश्न का जो ऑप्शन दिया हुआ उसको ध्यान में रखना। जैसे यह उत्तर में है, दक्षिण में है, कर्क में है, कर्क रेखा के उत्तर में, या मकर रेखा के दक्षिण में। इसका सही उत्तर क्या होगा? भूमध्य रेखा के उत्तर में है, क्योंकि आपको यहाँ से भूमध्य रेखा, तो इसका उत्तर क्या होगा? इंडिया उत्तर में है, तो यहाँ का अब जस्ट जान रहे हैं यहाँ पर कन्याकुमारी है, नीचे लास्ट बिंदु है। अब चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कन्याकुमारी भूमध्य भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है, जहाँ यह भारत के मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणी शहर है। तो देखिए सबसे दक्षिणी शहर, तो आप लोग बताइए भारत के मुख्य में, तो भारत का सबसे दक्षिणी भूमि कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और कमेंट में प्लीज़ आप लोग आंसर दिया कीजिए ताकि एक्टिव मोड में आप लोग का सोल्यूशन देख सके आप लोग। अब नेक्स्ट है जिसे द लैंड्स इंड भूमि या एंड भूमि, भूमि का अंत भी कहा जाता है। कन्याकुमारी इलायची पहाड़ियों का दक्षिणतम छोर है। तो आपको ये प्रश्न यहाँ से भी, क्वेश्चन यहाँ से भी किया जा सकता है कि इलायची पहाड़ियों का दक्षिणतम छोर जो है कौन सा शहर है, तो प्रश्न इससे भी पूछा जा सकता है। भारत का पश्चिमी तट, भारत के साथ तट के साथ पश्चिमी घाट श्रृंखला का विस्तार के रूप में यह जाना जाता है। यह उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 3 मिनट से लेकर 8 डिग्री 35 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर 77:15 से लेकर 77:36 के बीच स्थित है। तो यह उत्तरी अक्षांश के बीच का वर्गीकरण है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कन्याकुमारी और भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितना है? 899 किलोमीटर। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कन्याकुमारी और भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितनी है, तो आपको इस रूप से महत्वपूर्ण हो जाए। यह भूमध्य रेखा के उत्तरी तरफ से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में है। कन्याकुमारी वस्तुतः शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर जो हिंदू तीर्थ स्थल है। ध्यान रखिएगा, कन्याकुमारी में आपको एक शिव मंदिर है, तो वो उसका नाम आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या नाम है उसका, क्योंकि महत्वपूर्ण मंदिर है।
और उसका निर्माण किनके द्वारा कराया गया था, ये भी आप लोग बताइए। दक्षिण पूर्व सीमा में मन्नार की खाड़ी में जबकि दक्षिण पश्चिम भाग पर स्थित है। यह जिला अरब सागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो मन्नार की खाड़ी भी आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से अच्छे से। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, पवन निक्षेप के कारण कौन सी भू आकृति का निर्माण होता है? प्रयत्न मैदान, लोयस मैदान, लेकुस्ट्राइल मैदान या जलोढ़ मैदान? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, लोयस का मैदान का निर्माण होता है। भूमि के भवन पवन निक्षेप अर्थात पवन के द्वारा उड़ा के लाए गए धूल कणों के जमाव से जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसी को लोयस कहा जाता है। हवा के जमाव के कारण लोयस का मैदान बनता है, जैसा कि मैंने अभी बताया भी आप लोगों को। यह हवा रेत के हल्के महीन दाने से लेकर यह रेत के बड़े क्षेत्रों में जमा होती है। ऐसे लोयस का कहा भी जाता है। लोयस बड़े भंडार चीन में पाए जाते हैं। लोयस उत्तरी पश्चिमी भारत में है। देखिए ध्यान रखिएगा, भारत में कहाँ पर है? उत्तर पश्चिमी भारत के कश्मीर घाटी के 500 किलोमीटर भाग में को कवर करता है। हवा के जमाव के कारण लोयस के मैदानों का निर्माण होता है। जलोढ़ मैदान नदियों के तलछट के जमाव से बनते हैं। तो ये सब टर्म जो है आप लोग को ध्यान रखना है, प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। जब तक हिमनद से बर्फ की चादर अलग हो जाती है तब मैदानों का निर्माण होता है। यह हिम क्षेत्र में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, प्रश्न इस रूप से भी पूछा जा सकता है। हिमनद का निर्माण कहाँ होगा? तो वहाँ ही होगा जहाँ धूल कणों का बसाव होता है, धूल कण जमा हो सकते हैं। तो यह अधिकतम रेगिस्तानी क्षेत्रों में होगा, इस प्रकार से ध्यान रखना है। लेकुस्ट्राइन जो है मैदान तब बनते जब तलछट से भरी झीलें बहाकर ले जाती है। तलछट जो होते हैं नदी के, वहाँ पर निर्माण होता है इसका मुख्य रूप से। यह देखिए चीन का यह लोयस का मैदान है। तो इसे विजिट कीजिएगा, गूगल पर आप लोग सर्च कीजिएगा इसको और भी जानकारी देखिएगा किस प्रकार से। देखिए लोयस का मैदान केवल बालू का ढेर पर बना हुआ है। हालांकि ये पूर्ण रेगिस्तान नहीं होता, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आप लोग समझ लिए पूरी तरह रेगिस्तान, जैसे हमारा रेगिस्तान है, भारत का रेगिस्तान है पाकिस्तान सीमा पर, उसी प्रकार जैसे फिर सहारा का रेगिस्तान है, उस रूप से आप नहीं समझ लीजिएगा कि ये रेगिस्तान होता है। यह उस बीच के रेगिस्तान और जो मैदानी क्षेत्र है उसके बीच का जो क्षेत्र वर्ग है वही लोयस होता है। यहाँ पर खेती भी होती है, ध्यान रखिएगा, खेती भी किया जाता है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखना है चीज़ें। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 52 नंबर प्रश्न। उत्तर भारत में मैदान की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी का उत्पादन तेजी से वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन का कारक जिम्मेवार नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ नहीं पूछा है, नो पूछा है। तो नो पूछा तो सबसे पहले तो हाँ को ढूंढिए, या तो नहीं तो पता है तो नहीं तो आप बता ही सकते हैं। तो गन्ने का प्रति एकड़ अधिक खेती होना यह कारण है? तो आप बताइए, नहीं हो सकता, ये तो कारण है ही वृद्धि होने का। लंबी पराई अवधि हो सकती है? तो ये भी नहीं, अमूमन पराई अवधि सभी गन्ने की खेती का समान होता है। गन्ने की उच्च सुक्रोज सामग्री है अर्थात सुक्रोज की मात्रा समान है, यह अधिक होने के कारण यह वृद्धि नहीं हुई है? ऐसा नहीं होगा, अधिक होगा तो और अधिक वृद्धि होगा इसका, क्योंकि सुक्रोज की मात्रा अधिक होगी तभी तो आप चीनी अधिक प्राप्त कर सकेंगे, मिठास अधिक होगा उसमें। तो जितना अधिक मिठास होगा चीनी की मात्रा भी आपको उससे अधिक प्राप्त होगी। तो ये तो कारण होगा ही नहीं। अब बच गया ये कम श्रम लागत। ऐसा है क्या कम श्रम लागत हो? अगर कम श्रम लागत होगा ये आपको नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर भारत में देखा जाता है कम श्रम लागत है। दक्षिण भारत या और भी जगह आप लोग को ऐसा घटना स्थिति नहीं देखने को मिलती है। तो ये सबसे एप्रोप्रिएट कारण हो सकता है, सबसे उचित कारण हो सकता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। देखिए ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो ये देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। हालांकि बिहार में भी बहुत से गन्ना के क्षेत्र रहे थे, पर राजनीतिक और प्रशासनिक अदूरदर्शिता के कारण यह समाप्त हो गया है, और इसलिए कभी यूपी से भी अधिक यहाँ उत्पादन हुआ करता था आज़ादी से पूर्व। तो यूपी अब हालांकि यूपी में भी बहुत से मिलों को बंद कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं, डाटा फैक्ट है, वो अलग चीज़ें, राजनीतिक कारण है, प्रशासनिक कारण है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन तेजी से वृद्धि के लिए गन्ने का प्रति एकड़ अधिक खेत, गन्ने के उच्च सुक्रोज सामग्री, लंबी पराई अवधि होती है। दक्षिण भारत में चीनी उद्योग की संभावनाएं क्या है? उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में उच्च उत्पादकता, जबकि दक्षिण भारत में उत्पादित गन्ने सुक्रोज की अधिक मात्रा होती है।
आप रेड कलर का देखते होंगे गन्ना आता होगा, तो वो महाराष्ट्र है, केरल के दक्षिण भारत के क्षेत्रों से, जैसे कर्नाटक से, तो आप लोग को इन सब क्षेत्रों से, आंध्र प्रदेश से कुछ आता है, तो ये देखते होंगे रेड कलर का आपको, तो वो ज़्यादा मीठास होता है, उसमें रस भी अधिक होता है, तो पराई भी आप लोग को आने, अर्थात चीनी की मात्रा भी अधिक मिलती है वहाँ से। तो आप ये इस प्रकार से देख सकते हैं। उत्तर भारत में सादा ईख प्राप्त होता है, गन्ना सादा होता है, जिसे आप लोग को सादा कलर का होता है जो हम लोग अमूमन देखते हैं, पर लाल कलर का जो होता है अमूमन महाराष्ट्र के बेल्ट में होता है। तो ये सब चीज़ें उसकी मात्रा अधिक होती है। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत चीनी उद्योग की धीमी प्रगति का कारण क्या है? इस क्षेत्र में नकदी फसल के लिए अधिक विकल्प है, फिर इसलिए किसान कपास, मूंगफली, नारियल, तंबाकू इत्यादि अधिक रुचि रखते हैं, जबकि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पानी की कमी कारण उच्च सिंचाई दरें उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत गन्ने की खेती कम विस्तृत होती है। तो देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 53 नंबर का प्रश्न क्या है? अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अवसादी सेल की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा अवसादी सेल कहते हैं। अवसादी सेल की सेल क्रिस्टलीय होती है। ये वे वन सेलों के जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है। यह सेलों के स्तरों में निक्षेपित होती है, यानी अस्तर बाय अस्तर जमा होती है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है 1 पहले होगा, 2 होगा, नीचे से जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और वर्तमान में मान लीजिए 5 है अस्तर। तो इस प्रकार के अस्तर का निर्माण होगा। सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है, तो उपयुक्त में से एक नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, जल में निर्मित नहीं हो सकती है। तो ये आपको ऑप्शन सी गलत होगा। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। पूर्व निर्मित सेलों के अनाच्छादित प्राप्त पदार्थ भौतिक, रासायनिक और जैविक विधियों के निक्षेपण पर अवसादित सेलों का निर्माण होता है। किन किन? भौतिक, रासायनिक और जैविक विधियों के आधार पर अवसादित सेल पृथ्वी के कोण के ऊपर 6 किलोमीटर में ही पाए जाते हैं। ध्यान रखना, प्रश्न यहाँ से भी ये भी पूछा जा सकता है। पृथ्वी का जो ऊपरी सेल है उसे पृथ्वी कोण से ऊपरी सतह 6 किलोमीटर तो पाए जाते हैं। यह सतह अनाकित 75% भाग अवसादित सेलों का होता है। अवसादी की क्रिया भू सतह के नियंत्रण चली थी। अवसादी सेलों की उत्पत्ति निम्नलिखित में प्रवस्थान पूर्व निर्मित सेलों का विघटन और निक्षेपण अवसादन अवसाद असमी डायजेनेसिस पीरियड कहा जाता है, जिसे इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। इसमें आप इसे विघटन के रूप में 3 वर्गीकरण प्रश्न आपको यहाँ पूछा जा सकता है। हालांकि यह मेंस का टॉपिक है, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि पीटी ओरिएंट बस ये पूछ सकता है कि अवसादी सेलों की उत्पत्ति कितने कारणों से हो सकता है। तो ये 3 कारण दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इसे याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न, बहुत से प्रश्न बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। जैसे काहिरा का समय ग्रीनविच 2 घंटा आगे, अतः स्थिति क्या होगी? यह 2 घंटे आगे का पूछ रहा है, तो स्थिति क्या होगी? यह 30 डिग्री पश्चिम देशांतर, 30 डिग्री पूर्व देशांतर होगी, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर होगी, 26 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगी। उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित होगा। काहिरा मिस्र में स्थित है, मिस्र की राजधानी है। इसको 30 डिग्री 3 मिनट से नॉर्थ से लेकर 31 से 14 डिग्री ईस्ट तक है। इस काहिरा का समय ग्रीनविच से 0 देशांतर से 2 घंटा आगे है, क्योंकि आप इसके लिए इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास बनती है, अर्थात 30 डिग्री के अंतर को, यानी 1 डिग्री बराबर 15 मिनट होता है, सभी लोग जानते हैं, और 2 डिग्री बराबर 30 मिनट होगा, इसलिए आप लोग को 2 घंटा है, तो इसी तरह 30 डिग्री हो जाएगा। 1 घंटा बराबर 15 डिग्री आप मान के चलिए, 2 घंटे बराबर 30 डिग्री। अगर तीन घंटा है तो आप लोग को इसमें 15 मिनट जोड़ दीजिए, 15 डिग्री जोड़ दीजिए। इसी प्रकार ये सेगमेंट बढ़ता जाता है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 1 आवर बराबर 15 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो 24 घंटा 360 डिग्री घूमती है। 24 डिग्री में आप लोग 24 घंटे में 24 जो घंटा होगा उसमें आपको कितना पृथ्वी रोटेशन कर जाती है? 360 डिग्री। इसलिए आप लोग इसका वर्गीकरण सकते हैं। एक देशांतर व 4 मिनट भी होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। 1 डिग्री देशांतर होगा 4 मिनट के बराबर होता है। इस प्रकार से भी आप लोग अलग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 30 डिग्री देशांतर, इसलिए कुल समय बराबर 30 × 4 120 डिग्री मिनट, यानी 2 घंटे होंगे। इस प्रकार से भी आप लोग ध्यान रखना है। चलिए यहाँ मैप से कुछ ध्यान रखना है आप लोगों को। इजिप्ट है, देखिए इजिप्ट ये है, इजिप्ट पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इजिप्ट है। बीच में आपको आप कौन सा नदी है, आप लोग जल्दी इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत सा महत्वपूर्ण नदी है।
देखिए ये आपको ये है मिस इजिप्ट, आपको यह ध्यान रखना है। और ये क्षेत्र भी है, यहाँ से ऐसे है, ठीक। ये नील नदी है, ध्यान रखिएगा, नील नदी बीच से जाती है इजिप्ट के। आपको गल्फ ऑफ सुजाक यहाँ से पूछ सकता है, गल्फ ऑफ अकुबा, रेड सी कहाँ है ये भी पूछ सकता है, मेडिटेरेनियन सी कहाँ है प्रश्न पूछ सकता है। इजिप्ट के आसपास के स्टेट कौन से हैं, जैसे आपको जॉर्डन है, अमान है, इज़राइल है, सऊदी अरेबिया है, इधर लीबिया है, सूडान है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके भौगोलिक जो वर्गीकरण किया गया है, भौगोलिक वर्गीकरण है, तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से वर्ल्ड मैप से एक दो प्रश्न जरूर यहाँ से होते हैं, रेड सी के आसपास से प्रश्न, मेडिटेरेनियन सी से आसपास प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी। चलिए, निम्नलिखित में से किस युग्म होगा, यहाँ पर थोड़ा युग्म, यहाँ पर युग्म का मिलान सही नहीं है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र का गरज के साथ वर्षा मध्याह्नों में, भूमध्य रेख सागरीय क्षेत्रों में गर्मी की वर्षा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जाड़े की वर्षा, मानसूनी क्षेत्र में पूरे वर्ष भारी वर्षा। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होता है, मध्य दोपहर को होता है। जैसे ही दोपहर होता है डेली वहाँ बारिश होगा या इस प्रकार की घटनाएं वहाँ देखने को मिलती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश अधिकांश वर्षा शीतकाल में होती है, जबकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दोपहर के पश्चात गरज के साथ सहनीय वर्षा होती है, क्योंकि जैसे ही ताप में वृद्धि होती है तो दाब में भी वृद्धि होती है। इसी प्रकार से वर्षा का दाब बनता है और डेली आपको वर्षा वहाँ सहनीय वर्षा के रूप में होता है। यह लगभग वर्ष भर होता रहता है, डेली की बात मैं कर रहा हूँ। इसलिए भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र हैं, जैसे देखिए ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, इसके बीच आपको वर्षा का क्षेत्र देखने को मिलेगा। और पूर्वी तट पर अधिक वर्षा होता है, सभी लोग जान रहे हैं। इस रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है, इस रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है उसके संदर्भ में आप लोगों को ध्यान रखना है। 0 डिग्री को वर्गीकरण कर लीजिएगा आप लोग। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा दोनों 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य जलवायु प्रदेश की बात हो रही है। इस जलवायु के अंतर्गत फ्रांस, इटली, यूनान, पश्चिमी तुर्की, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, अल्जीरिया, उष्णकटिबंधीय कैलिफोर्निया, दक्षिण अफ्रीका, चिली, ऑस्ट्रेलिया राज्यों में शामिल है। तो ग्रीष्मकालीन ऋतु जो वहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 56 नंबर प्रश्न क्या है। 56, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी के लिए एवं लकड़ी की लुगदी के लिए सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है। नॉर्वे, कनाडा, भारत, स्वीडन, उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये कनाडा है। प्रश्न पूछा गया, बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, यूपी में प्रश्न पूछा गया है, एमपी में भी प्रश्न पूछा गया है, रेलवे में भी प्रश्न ये पूछा गया है। तो कनाडा मुलायम लकड़ियों के लिए सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। कुछ नहीं, इसके अतिरिक्त जाना है। यहाँ पर मुलायम लकड़ी कौन कौन से अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया भी था। 57 प्रश्न जो है उसे हम लोग चलिए देखते हैं। 57 है 2021 जो 22 है, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो पीएमके के लिए क्रियान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 90,000 करोड़ के आसपास की मंजूरी दी गई है। 93,068 करोड़ और 96,68 करोड़ और 1,03,68 करोड़। तो इसका सही उत्तर क्या है, 93,68 करोड़ रुपया दिया गया है प्रधानमंत्री सिंचाई कृषि सिंचाई योजना उसके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति, इसकी चर्चा हमेशा होती है, इसके बारे में आप लोग जानकारी जरूर रखिएगा। इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो अमूमन किचन कैबिनेट होते हैं उनके ही मेंबर शामिल होते हैं। किचन कैबिनेट जो होता है उसके जो मंत्री होते हैं उससे संबंधित उनको या तो प्रधानमंत्री जिनको अमूमन समझे उनको बुलाता है और उनके द्वारा मंत्रिमंडल समिति का गठन किया जाता है। उसके बाद समिति का रूप में जो भी चीज़ें हैं निर्धारित की जाती है। दिसंबर 2021 में 93,068 करोड़ रुपए का प्रावधान के साथ 21-26 के अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का क्रियान्वयन को मंजूरी दी। कितनी अवधि है, 21 से 26 के लिए ध्यान रखिएगा। 21 से अवधि इसका 21 से 26 की अवधि है, ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न बहुत ही जरूरी हो जाता है।
जो इसके अंतर्गत 21-26 के दौरान कुल अतिरिक्त सिंचाई क्षमता 13.88 लाख हेक्टेयर तक करना है। तो अतिरिक्त कितनी है? 13.88 लाख हेक्टेयर। ये सब आंकड़ा याद रखना है, पीआईबी का डाटा है, तो आप लोग जरूर प्रश्न पूछ सकता है। चालू जो 60 परियोजनाएं इससे संबंधित है, पूरा करने के ध्यान के लिए अतिरिक्त, जिनमें 30.23 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। तो ये इसकी मुख्य विशेषता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए, पीएमआईके के द्वारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके बारे में कुछ दिया गया है डाटा। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रिलीज किया गया था। इसलिए मैं बोलता हूँ 2016-17 के संदर्भ में जल शक्ति मंत्रालय का है, पूरा किया वादा है। उसके संदर्भ में कुछ है। 21 से 26 तक की बात की, 15 दिसंबर 2021 को। शेष जो इतना आंकड़ा अभी जो मैंने जस्ट वहाँ बताया, वही बात यहाँ पर है। बस यहाँ पर रिलीज किया हुआ डाटा है, उसे मैं आप लोगों को दिखा दी। इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी यहाँ है ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया डाटा होता है, इसलिए आप लोग विश्वास कर सकते हैं कि नहीं। कुछ चीज़ें देखिए, अभी 60 परियोजना की बात कर लिया मैंने, अभी जस्ट किया था। इस परियोजना का परिव्यय जो है 9368 करोड़ है, जिसमें राज्यों के लिए जो है आंकड़ा कितना है? 37,454 करोड़, और केंद्रीय सहायता शामिल है राज्यों के लिए, और 22 लाख किसानों को इससे लाभ होगा। तो ये सब आप लोगों का आंकड़ा ध्यान रखना है। यह कुल कितना 24.3 लाख हेक्टेयर की सिंचाई करेगा। घोषणा क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मजबूत किया गया है और इसे मिशन मोड में लागू किया जाएगा। यह 2.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाएगी। ये पीआईबी का डाटा है, तो आप लोग इसे जरूर आप लोग कवर कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 58 प्रश्न। आपको निम्नलिखित में से एक वर्ष में गर्मी और सर्दी के मौसम किसके कारण होता है? शॉर्ट सूर्यताप, सौर्य त्रिपाल इस अपनी झुकी हुई धुरी के साथ, एलिपिन पेरिहेलियन पृथ्वी की स्थिति के कारण, में कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। मौसम किसके कारण होता है? झुकी हुई धुरी के कारण। जितना झुकाव 23 डिग्री झुकाव है, उसके कारण, परिक्रमण काल के कारण। चलिए, ऋतुओं के चक्र पृथ्वी के सूर्य का झुकाव के कारण होता है। ग्रह एक अदृश्य अक्ष के चारों ओर, देखिए यह काल्पनिक रेखा है, ध्यान रखिएगा। यह कोई पृथ्वी का वर्गीकरण नहीं किया गया है। यह हमारे द्वारा, हमारे जो आकलन की विधि को आसान बनाने के लिए, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए काल्पनिक रेखा इस प्रकार के होते हैं। तो यह रेखा इस संदर्भ में ध्यान रखा। जो भी मध्याह्न रेखा आप देखते हैं, कर्क रेखा देखते हैं, मकर रेखा देखें, वो हमारे लिए वर्गीकरण किया गया है कि हम दैनिक चीज़ों को उससे कोऑर्डिनेट कर सकें। इसलिए इसका काल्पनिक रेखा के रूप में इसे वर्गीकृत किया जाता है। तो यह उत्तरी दक्षिणी सूर्य के स्थित करीब होता है। ऋतु का चक्र पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ उस पथ में सूर्य के चक्कर भी लगाती है, जिसे हम कक्षा कहते हैं। अपनी कक्षा के साथ सूर्य के चारों गति में घूर्णन करती है। सूर्य चारों ओर यात्रा का जितना समय लगाता है उसे परिक्रमण करते हैं। अर्थात सूर्य है, पृथ्वी यहाँ इसका जितना चक्कर लगाएगा वो परिक्रमण होगा, और पृथ्वी अपने रोटेशन पर जो चक्कर लगाएगा वो आपको घूर्णन होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जो करता है वो किस दिशा से करता है, और पृथ्वी घूर्णन जो करता है अपने अक्ष पर वो किस दिशा में करता है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्द बताइए। नोट याद है कि प्रत्येक वर्ष बचाए गए 6 घंटे 4 वर्ष की अवधि के लिए एक दिन 24 घंटे बनाने के लिए जोड़े जाते हैं, जो लीप ईयर के रूप में जाना जाता है। इसे अधिशेष जो फरवरी माह में ऐड कर दिया जाता है। जो लीप ईयर होता है फरवरी 29 का होता है ना, अमूमन 28 का ही होगा, फरवरी 28 का ही होता है। तो ये ध्यान रखना है। हर चौथे वर्ष पे आपको हो जाएगा 366 दिन वो होता है। ये सब प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेगा। 59 प्रश्न है, देखिए 59 प्रश्न है। इसे चलिए हम लोग देख लेते हैं। 59 प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो झरिया है, रानीगंज है, बोकारो है, गिरिडीह है, उपयुक्त कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर निम्नलिखित में से पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। जो यहाँ दिए गए ऑप्शन है उसमें से, तो उसमें से सबसे बड़ा झरिया होगा, ऑप्शन ए। तो झारखंड का सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ है? तो आपको झारखंड के स्थित झरिया कोयला में है। जो सबसे ज़्यादा संपन्न कोयला क्षेत्र उड़ीसा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार पाया जाता है। इसके बाद इस सूची में उड़ीसा अर्थात उड़ीसा है, यानी इस सूची के बाद छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का प्राचीन भाग था। अब महाराष्ट्र भी आते हैं। झारखंड भारत के कुल भंडार का 38% इसमें समाहित करता है। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़, झारखंड अन्य कोयला क्षेत्र भी पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर गोंडवाना क्षेत्र के कुल संरक्षित जो कोयला भंडार है वहाँ है। देखिए झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, वेस्ट बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, आंध्र प्रदेश,
मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में है, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में है। तो इस प्रकार से वर्गीकरण आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर वर्गीकरण किया हुआ है, तो आप इस रूप से देख सकते हैं। तो यह आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए 60 प्रश्न 70 तक होगा ये, क्योंकि इकोनॉमिक्स का प्रश्न इस बार ऐड नहीं किया गया था, क्योंकि इकोनॉमी का बहुत सा चीज़ें आप लोगों को पहले ही बता दिया गया, इसलिए 70 तक जो होगा 70 तक जो प्रश्न है वो ज्योग्राफी को ही शामिल किया गया है, क्योंकि ज्योग्राफी आप लोगों को फुल टेस्ट में नहीं लिया गया था, इसलिए इस बार प्रयास किया गया है, ज्योग्राफी को 70 तक कर दिया गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बने रहिए। लंबा वीडियो हो जाता है, पर इससे बेहतर आप लोग को एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलेगा, चीज़ों को बाय आपको पिक्चर के साथ सारे चीज़ों को कवर कराया जाता है। निम्नलिखित में पठारी क्षेत्रों में विभिन्न कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 7%, 9%, 10%, 25%, कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर कितना होगा? 9%। जो पठारी क्षेत्र है, विश्व का पठारी क्षेत्र है, जितने भी पठारी क्षेत्र उसमें 9% जनसंख्या विश्व का आप लोगों का निवास करती है। यहाँ पर 2 स्लाइड आप लोगों को दिया हुआ है, 2 आप लोगों को ध्यान रखना। एक तो है पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन किस रूप से बढ़ रहा है, किस रूप से बढ़ा। 2046 तक का आंकड़ा है। 74 में कितना था? 4 मिलियन था। 5 मिलियन 1987 में, 1999 में 5 मिलियन, 6 मिलियन हो गया। 2012 में 7 मिलियन हो गया। हम लोग 2027 में 8 मिलियन हो जाएंगे, याद रखिएगा। ट्रिलियन की बात हो रही है, ट्रिलियन यहाँ है। और 2046 तक 9 ट्रिलियन हो जाएंगे हम लोग, जनसंख्या 9 अरब जनसंख्या होगी, जिसमें भारत की जनसंख्या कितनी है अभी? 1.41 के आसपास जो आंकड़े दिए जाते हैं। हालांकि जनगणना में 1.35 था। वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत है? 2011 जनगणना या 2017 से संदर्भित जो है, तो सबसे ज़्यादा चाइना है, उसके बाद इंडिया 17.9 है, यूएसए, उसके बाद इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, तो इसी तरह बढ़ता गया है। तो इसको भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। यहाँ से भी एक प्रश्न इस सेगमेंट से जरूर होते हैं। तो क्या हम जनसंख्या सबसे अधिक है? अगर पूछे अदर्स का, तो अदर्स आपको 29.8% है। कहीं विविध भी दे दे अदर्स देश, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 61 का। 61 का अब बहुत सा आप लोगों को डायग्राम, पाई चार्ट, सभी चीज़ों को, मैप, सभी चीज़ों को शामिल करके अभी एक्सप्लेनेशन हो रहा है। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश, संबंधित असत्य कथन का तथ्य को चुने। इसमें असत्य कौन है? असत्य एक देखिए क्या है, इस केंद्र शासित प्रदेश अस्थल, जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों स्थल पर, स्थल जो है अस्थल नहीं, यहाँ पर स्थल है, पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों पर स्थित है। क्या यह असत्य है? यह केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा भी है। क्या यह असत्य है? इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख स्थल यमन, पांडिचेरी, माही या कारिकल है। क्या यह असत्य है? यह पहले फ्रांसीसी का अधिकार था इस पर। क्या यह असत्य है? तो दिए गए विकल्प में कोई असत्य नहीं है, सभी सत्य कथन है। तो इस ऑप्शन ई चला जाएगा। उसमें कोई नहीं असत्य है, तो ऑप्शन ई चला। बिहार बहुत बेस्ट ऑप्शन देता है सभी चीज़ों से। अगर सत्य भी है तो ऑप्शन ई होगा, असत्य भी है तो ऑप्शन ई ही जाएगा। इस रूप से भी देता है। अगर ये थोड़ा सा विवाद को रोकने के लिए दिया गया है, तो सभी कथन इसके विकल्प सही है। भारत फ्रांसीसी स्थानों को 1954 में फ्रांस सरकार ने भारत सरकार को सौंपा। उससे पूर्व था फ्रांस का ही क्षेत्र हुआ करता था। 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इस केंद्र शासित प्रदेश के स्थल है यमन, पांडिचेरी, कारिकल पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि माही स्थल पश्चिमी तट पर स्थित है, या माहे भी जिसको बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, माहे भी बोला जाता है। पांडिचेरी विधानसभा भारत का सबसे छोटा विधानसभा, इसके सदस्यों की संख्या 30 है। तो देखिए पांडिचेरी कहाँ पर है। देखिए पूर्वी तट की बात हो रही थी। देखिए यमन आपको यहाँ पर होगा। यमन सऊदी अरेबिया का मत समझ लीजिएगा, साउथ का जो अरेबियन कंट्री है उसको यमन ना समझ लीजिएगा। यहाँ पर यमन है, पुदुचेरी है, करिकल है और माह है। तो आपको यहाँ से प्रश्न 2-4 प्रश्न और भी पूछ सकता है। जैसे श्रीलंका से सबसे नज़दीक का पांडिचेरी जो केंद्र पर कौन सा क्षेत्र आता है, आपको चारों का नाम दे देगा, उसमें 2 स्टेट का ये भी नाम रहेगा। तो सबसे पहले कौन है? करिकल है, ये भी ध्यान रखिए। तमिलनाडु में कौन कौन सा क्षेत्र पड़ता है, ये भी प्रश्न आपसे कर सकता है। केरला में कौन सा पड़ता है, तो आपको माहे पड़ता है। आंध्र प्रदेश में कौन सा पड़ता है, यमन। और पूछे सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन है पांडिचेरी का, तो यमन होगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है, ये सब चीज़ों को आप लोग कवर करना है। इस प्रकार के भी रीजनिंग प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट हो। दक्षिणतम हो जाए, पूर्वी पश्चिमी अगर पूछा
तो आपको ये हो सकता है माहे हो जाएगा। और हाँ, दक्षिण पश्चिम पश्चिम का जो क्षेत्र है आपको माहे हो जाएगा, दक्षिण का क्षेत्र हो जाएगा करिकल। तो इस प्रकार से 5-6 तरीके से इसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं यूनियन टेरिटरी जो पुडुचेरी है उसके संदर्भ में। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है भारत के। चलिए नेक्स्ट 62 हम लोग देख लेते हैं। 62 में क्या है, किन्नौर घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उसमें कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही है। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। किन्नौर हिमाचल प्रदेश का एक जिला भी है। इसका जो मुख्यालय है रिकांगपिओ है। किन्नौर घाटी हिमाचल के उत्तर पूर्वी भाग में जो तिब्बत की सीमा से समीप है। तो यहाँ ध्यान रखिए मैप में, मैप यहाँ देखिए लद्दाख ये है, चीन का क्षेत्र ये है। हालांकि चीन अपने क्षेत्र लद्दाख को अपना क्षेत्र मानता है, तो ये यानी अर्थात तिब्बत को। तो ये जो क्षेत्र है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह आपको हिमाचल प्रदेश का स्टेट है ये पूरा हिमाचल प्रदेश। तो किन्नौर देखिए यहाँ पर है, किन्नौर से चीन के तिब्बत क्षेत्र से मिलता है। तो आपको देखिए ध्यान रखिएगा, जो सॉरी लद्दाख की बात में कर, सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, भवंडर लद्दाख की बात में कर रहा है। चीन को प्रांत मानता है चीन, तिब्बत का जो क्षेत्र है चीन उसे अपना प्रांत मानता है। भारत का ये लद्दाख क्षेत्र हुआ, उसके कुछ भाग को अक्साई चीन जो क्षेत्र है उसे अपना क्षेत्र मानता है। लद्दाख पूर्ण लद्दाख को नहीं, अक्साई चीन जो क्षेत्र है लद्दाख के सटा हुआ क्षेत्र, जो नवीन वर्गीकरण जो केंद्र शासित प्रदेश का किया गया उसमें उसकी बात की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ देखिए बताते हो कुछ इरर हो जाता है शब्दों का, तो ध्यान रखना इस सब चीज़ों को। लद्दाख का जो अक्साई चीन क्षेत्र है उसे चीन अपना मानता है, क्योंकि पाकिस्तान युद्ध के दौरान चीन इस क्षेत्र को चीन को दान में दे दिया था, उस पर चीनी चीज़ें थी। तो आपको प्रश्न आपसे यहाँ पूछ सकता है 2-4 प्रश्न। चीन से संबंधित कौन कौन से जिले हैं। तो लद्दाख का स्फीति क्षेत्र है, किन्नौर है, आपको उत्तराखंड के राज्य होते हैं, ये सब प्रश्न आपको देखना है। जम्मू कश्मीर से कौन सा क्षेत्र पूछ सकता है, ये भी पंजाब से कौन पूछ सकता है, तो इससे संबंधित ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अरावली की बात है। 7वां नंबर प्रश्न है, लंबा वीडियो हो गया है जान रहे हैं, पर लास्ट कर दूंगा इसे। 70 क्वेश्चन है, सही तथ्य की पहचान करें। अरावली संरचना भारत के मुख्य जल विभाजक है। राजस्थान मैदान का अफवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान का अफवाह क्षेत्र से अलग करती है। अरावली पर्वत पश्चिमी भारत का एक मुख्य जलवायु विभाजक भी है, यह भी है सही। क्या है, तो अरावली के पर्वत जो कोयला का विशाल भंडार भी है, भंडार भी पाया जाता है अरावली में। क्या यह सही है। यह अति प्राचीन ज्वालामुखी पर्वत का भी एक उदाहरण। तो उपयुक्त जो भी कथन दिया गया सब सही है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ई जाएगा बिहार में, नहीं तो ऑप्शन डी होता और उपयुक्त में से सभी जो और भी कोई एग्जाम होता। तो अरावली पर्वत श्रेणी सही, सभी कथन सही है। तो ये देख लीजिए जो भी है, यहाँ पर सेम उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ नेक्स्ट है, अरावली पर्वत सर्वोच्च जो चोटी है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 है। ध्यान रखिएगा 1722 है मीटर की बात हो रही है। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण जो है सतपुड़ा है, नीलगिरी है, पारसनाथ है, बूटी, सियरा है आदि है अवशिष्ट पर्वत। नोट यहाँ करंट कुछ हुआ है, ध्यान रखिए। करंट से आप लोग को अपडेट करा देता हूँ। हाल ही में करंट अपडेट हुआ है, इसमें 2009 में हुआ अपडेट। 27 फरवरी 2019 में हुआ। 27 फरवरी 2019 को हरियाणा विधानसभा ने पंजाब भूमि परीक्षण संशोधन विधेयक 2019 को पारित किया था, जो अरावली क्षेत्र के संरक्षित अवैध निर्माण के एक बड़े हिस्से को वैध बनाने के लिए इस क्षेत्र में पेड़ काटने और निर्माण की अनुमति दी थी। तो यह कुछ अपडेट है, इसे जरूर याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। अरावली क्षेत्र देखिए कहाँ कहाँ है, किन किन स्टेट से जुड़ा हुआ है। तो ये यूपी का क्षेत्र नहीं मानिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कलर करने के लिए दिया हुआ है। ये देखिए अरावली का क्षेत्र ये है, तो हरियाणा में आता है, दिल्ली में आता है, राजस्थान में आता है, गुजरात का कुछ प्रांत में आता है, कटा हुआ भाग है। तो ये 4 स्टेट आपको, एक केंद्र शासित 3 स्टेट आपको इससे जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर सभी को मैप में सभी जो पर्वत श्रेणियां हैं भारत की उसको शामिल कर लिया गया। पामीर ग्रंथि क्या है, कुल्लू श्रेणी कहाँ पर है, हिंद कुश किसे कहा जाता था, प्राचीन सुलेमान जो पाकिस्तान में कहाँ पर है, सिंधु नदी, झेलम, रावी, चिनाब, सतलज जो है सतलज है। सभी प्रश्न आपको यहाँ से प्रश्न यूपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। फिर लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, जो काराकोरम श्रेणी है लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश श्रेणी, शिवालिक श्रेणी वर्गीकरण जो है ऊपर से नीचे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा।
आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। सिंगपो नदी कहाँ है, ये भी प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट आप लोग को यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र का वर्गीकरण आपको पूछ सकता है, श्रेणी पूछ सकता है। नेक्स्ट है चंबल नदी कहाँ पर है, चंबल नदी से संबंधित सोन नदी। उसके बाद बहुत से नदियों का जो है, नर्मदा नदी कहाँ है, ताप्ती है। सभी नदियों से संबंधित दक्कन का पठार जो क्षेत्र है वो पूछ सकता है। अरावली देखिए यहाँ पर है। उसके बाद कोंकण है, पश्चिमी घाट है। मालाबार तट किसे कहते हैं, कर्नाटक के क्षेत्र, गोवा के क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। कोरोमंडल तट किसे कहते हैं, आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र हैं उसे कोरोमंडल के रूप में जानते हैं। कोरोमंडल तट, पूर्वी तट, जिसे यहाँ से लेकर आपको महानदी के तट से लेकर आपको लास्ट तक नजर आता है, कावेरी नदी के तट तक आपको यहाँ पर पूर्वी तट कहलाता है। इसी प्रकार महादेव जो पहाड़ियाँ है कहाँ पर है, सतपुरा श्रेणी क्या, विंध्य श्रेणी है, मालवा पठार। तो इसका वर्गीकरण भी आपको पूछ सकता है श्रेणी क्रम में, तो आपको इस पर ध्यान रखना है। गारो, खासी, जयंतिया पहले कौन आती है, ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। तो इस स्लाइड से आप लोगों को कम से कम 10 प्रश्न जरूर बन सकते हैं। इस स्लाइड को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत से मैप में आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। अनाई मलाई और अलाई मुड़ी जो होता है वो आपको कहाँ पर है, किस घाट पर है, तो ये प्रश्न पूछ सकता है। लक्षद्वीप से संबंध प्रश्न पूछ सकता है, अंडमान निकोबार से प्रश्न पूछ सकता है। तो बहुत से प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इस स्लाइड को आप लोग बेहतर तरीके से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है मेघालय राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा निम्नलिखित में से कब प्राप्त हुआ, 67 में, 69 में, 1969, 1971 या 1980। तो इसका सही उत्तर होगा 1971 में किया गया, उसमें कोई नहीं, एक से अधिक। ये 22वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। असम राज्य के भीतर मेघालय एक उप राज्य बनाया गया और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इसे मेघालय का पूर्ण राज्य दर्जा दिया गया था 1972 में। तो ध्यान रखिएगा 1972 अधिनियम कौन था, आपको 1971 के तहत। तो देखिए मेघालय यहाँ पर है, मेघालय यहाँ पर है, और इसके संबंधित जो भी स्टेट है, 7 सिस्टर है। कमेंट बॉक्स में बताइए 7 सिस्टर से कौन कौन से भारत के स्टेट आपको नाम उसमें शामिल किए जाते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ बता सकते हैं। मेघालय किस अंतर्राष्ट्रीय यानी किस देश से सीमा साझा करता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। असम किस देश से अपना सीमा साझा करता है, मिजोरम किस देश से साझा करता है। देखिए यहाँ मैप से आप लोग बहुत से प्रश्न आपको यहाँ पर बनते हैं, तो मैप को भी ध्यान से देखिएगा, तो ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 65 में देखते हैं, और 5 प्रश्न है, ध्यान सब्र से, बहुत सी चीज़ों का आप लोग देखने को मिलेगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का विस्तार सबसे ज़्यादा है, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा, एशिया में। ऑब्वियसली एशिया सबसे बड़ा देश है, उसके संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। एशिया महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का विस्तार अधिक है। उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन प्रमुख वृक्ष साल, सागवन, शिक्षम, बांस। तो ये प्रश्न आपको यहाँ से प्रश्न एराइज किया जा सकता है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का वृक्ष कौन कौन सा है। विश्वतीय रेखीय वन जैतून, काक, पाइन आदि भी वृक्ष पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो ये भी एशिया में ही होगा। इन वनों के उगने के लिए वृक्षों के चौड़ी परतों वाले वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वनों में मोहगनी, आबसून और रोजवुड पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय सदा रहित या सदाबहार वन। यहाँ पर देखिए एक आप लोगों को पिक्चर, यहाँ पर स्लाइड आप लोगों को अपलोड किया गया है, जिसमें आपको सारे वर्गीकरण, जैसे कर्क रेखा है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर कर्क रेखा, तो उपोष्ण आपको ऊपर जो होगा उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध होगा। उष्ण कटिबंध 0 से लेकर 23 डिग्री के बीच जो क्षेत्र होंगे वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होंगे। तो ये आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। यहीं पर इसका वर्गीकरण वनों का भी होगा नाम से। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध होंगे तो आपको 23.5 से लेकर 66 डिग्री शीत कटिबंध होगा, 66 से 90 डिग्री। ये दोनों उत्तर और दक्षिण दोनों वर्गीकरण सेम होता है। तो आप इस स्लाइड से भी आप वर्गीकरण कर सकते हैं वनों का किस रूप से है। तो और भी हम लोग, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 66 नंबर प्रश्न क्या है, 60 नंबर का प्रश्न 66 का है। निम्नलिखित सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है, लिंक्ड लाइन, केबल मॉडेम, डायल अप सर्विस, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन।
इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, डायल अप सर्विस जो होता है सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन वाला सेवा होता है। यह अधिकतम 56 kbps इंटरनेट सेवा देता है, केबी में न कि एमबी में। केबल मॉडम केबल कंपनी द्वारा क्रूसियल केबल के उपभोक्ताओं को 512 kbps से लेकर 20 mbps तक का इंटरनेट सुविधा दिया जाता है। जियो आया, जब से जियो आया, एयरटेल फाइबर आया है, तो और भी स्पीड की संख्या बढ़ रही है। 5G जब आएगा तो और भी इसकी 100 वर्तमान की स्पीड के 100 गुना अधिक हो जाएगी। यह जीबी में देगा इंटरनेट सेवा। तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान रखना, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 67 में देखिए, इसका PDF प्राप्त करना तो इसके बार कोड को स्कैन कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए। वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, वहाँ पर टेस्ट आप लोग दीजिए और टेस्ट देने के बाद PDF आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को प्राप्त करना तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ज़्यादा मोह माया मत किया कीजिए, न तो मोह माया में सभी लोग फंस कर अपना विनाशी करते हैं। जो मोह से मुक्त है वही सर्वश्रेष्ठ अधिकार करता है। ध्यान रखिएगा इस लाइन को। जो मोह और माया से मुक्त है वही राज कर सकता है विश्व पर। तो स्टूडेंट लाइफ में है तो मोह माया से दूर रहिए। अगर इससे दूर रहते हैं तो आपका उन्नति निश्चित है। दलदली और ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? पतझड़ वन, मानसूनी वन, शोला वन या मैंग्रोव वन। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो मैंग्रोव ऐसे छुप या वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर ऐसे तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहां कोई नदी या किसी सागर से बह रही होती है, जिससे जल के मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण होता था। दोनों का जहाँ मिश्रण होगा वहाँ पर आपको इसका विकास देखने को मिलेगा, वहीं पर समृद्ध होगा। ये मैंग्रोव वनों का परिस्थिति बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि यह ज्वार भाटा को नियंत्रित करता है। समुद्र में जो समुद्री तट पर जो बाढ़ सुनामी आता है उसे रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर कोरल रीफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, यह भी महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव झुरमुट विश्व में उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। ध्यान रखना है, कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा लिए गए चित्रों का इनका वैश्विक विस्तार लगभग 1,37,880 किलोमीटर अनुमानित है किया गया, जिसका अधिकांश भाग 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण के बीच ही केवल पाया जाता है। उसके बाद यह अमूमन नहीं पाया जाता है, पर 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिण के बीच के क्षेत्र में ही अधिक पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ ज्वार भाटा कब अधिक आता है। पिक्चर आप लोगों को अपलोड स्लाइड किया गया। जैसे जब सन और पृथ्वी के बीच में मून आ जाएगा तो हाई टाइड उठेगा। ध्यान रखिएगा, हाई टाइड कब आता है? जब दोनों के बीच में मून आ जाएगा। अमूमन इसको क्या भी कहा जाता है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? लो टाइड होगा। इसके विपरीत क्षेत्र में लो टाइड होगा, यहाँ भी हाई टाइड होगा। आपको इस रूप से आपको ध्यान रखना है। अर्थ के रूप में सन इधर भी आएगा जब इसी स्थिति उत्पन्न होगा, जब इसके बीच में चंद्रमा आ जाता है। ग्रेविटेशनल जो पुल है ऑफ द सन ऑफ मून जो आपको स्थिति, और इसके विपरीत स्थिति जब चंद्रमा इसके विपरीत होगा, सन इधर है, मान लीजिए सन इधर है या इधर है, इसके विपरीत स्थिति जब चंद्रमा रहेगी तो इधर से भी फोर्स लगता है और इधर से भी फोर्स लगता है। तो यहाँ पर लो आपको टाइड इधर होगा, यहाँ पर लो टाइड होगा, जबकि इसके चंद्रमा के जस्ट अपोजिट जो क्षेत्र होगा उसको हाई टाइड होगा। तो यह भी आपको प्रश्न आपको इस रूप से पूछ सकता है। तो हाई टाइड कब आता है, लो टाइड कब आता है? ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटा किसे कहते हैं? एक उठने और गिरने की स्थिति को ज्वार और भाटा कहते हैं। जल के गिरने और उठने और गिरने की स्थिति को ज्वार और भाटा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में देखते हैं। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंग्रोव वन से है। देखिए विश्व में जो 5 डिग्री का 25 डिग्री की बात हो रही थी, 25 डिग्री देखिए यहीं पर है, 22 डिग्री देखिए, 25 डिग्री यहाँ देख सकते हैं, 22 डिग्री आप लोग कर्क रेखा भारत में है। यहाँ पर 25 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में जो है क्षेत्र है वही आपको मैंग्रोव वन पाया जाता है। सबसे अधिक मैंग्रोव वन आपको इन क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया से लेकर जो आपको म्यांमार के क्षेत्र है, ये आपको क्षेत्रों में मैंग्रोव वन की अधिकता पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपको ये क्षेत्र जो दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के बीच का जो क्षेत्र है, वेस्ट इंडीज का क्षेत्र है, आपको यहाँ पाया जाता है। उसके बाद पूर्वी तट पर आपको दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पर पाया जाएगा, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट पर मेडागास्कर अर्थात मेडागास्कर के क्षेत्र में, मॉरिशस के क्षेत्र में भी पाया जाता है। और यहाँ पर सऊदी अरब जो एरिया क्षेत्र है यहाँ पर भी कुछ टाइट मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, छुटपुट
व्यवस्था में पाए जाते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों, श्रीलंका में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप, सभी जगह पाए जाते हैं। तो देखिए आपको ऑस्ट्रेलिया में तो सबसे बड़ा कोरल रीफ है, जान ही रहे, वहाँ पर भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं इन सब क्षेत्रों में, छोटे छोटे स्तरों पर। तो ये वर्गीकरण किया हुआ है मैंग्रोव वन का। भारत में अब कहाँ पाए जाते हैं आप लोग ध्यान रखिए। भारत में देखिए वर्गीकरण कर दिया गया है। यूपीएससी से पूछा है प्रश्न, बीपीएससी भी पूछा है, एमपी भी पूछा है, यूपी भी पूछा है, रेलवे में भी पूछा है, एसएससी में भी पूछा गया है और एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया। तो कोई भी और जेपीएससी सब प्रश्न है ही, प्रश्न पूछा ही गया है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव वन। तो कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, रत्नागिरी, गोवा, कुंडापुर, लक्षद्वीप में पाया जाता है। बेमनाड में भी पाया जाता है, मुथुपेट में, और कृष्णा नदी कोरिंगा में, भितरकनिका महानदी का मुहाना, अंडमान निकोबार, और आपको बांग्लादेश से संबंधित जो गंगा बेसिन है वहाँ पर मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा, और विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र ये भी है, सबसे लंबा। तो सबसे याद रखिए, सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र एक जगह कहीं पाया जाता है तो यह बांग्लादेश और भारत के जो गंगा नदी का मुहाना है, ब्रह्मपुत्र का जो मुहाना यहाँ पर जो है बांग्लादेश में, यह भी सुंदरवन डेल्टा जिसे बोला जाता है, तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रश्न आपको यहाँ से 2-4 प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। 68 प्रश्न, अब 2 रह गया है, हालांकि 1 घंटा से ऊपर हो गया होगा वीडियो। पिंडर घाटी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश। तो उत्तराखंड से बहुत इजी प्रश्न। अगर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर अगर रहता तो, या लद्दाख रहता तो कन्फ्यूजन भी होता, पर यहाँ उत्तराखंड सही उत्तर होगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना, इसे ही अंग्रेजी में वैली ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है। यह भारतवर्ष में उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। पिंड और घाटी के मिलने से यह अर्ध हिम और घाटी का अर्थ के पहाड़ी के रूप में, जहां महादेव भगवान शिव की निवास होता है, के रूप में जानता है, इसलिए पिंडर इसका नाम दिया गया है। फूलों की घाटी का विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा 1982 में घोषित किया गया स्थल है। कब घोषित किया गया? 1982 में घोषित किया गया विश्व विरासत को, फूलों की घाटी को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो यह नंदा देवी, यह प्रश्न आप लोग ध्यान रखिए किस राष्ट्रीय उद्यान के तहत ये आता है? तो नंदा देवी। तो नेक्स्ट हम लोग 69 स्लाइड पर आते हैं, 69 नंबर प्रश्न पर। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वनस्पति पाई जाती है? अल्पाइन, सवाना, सदारहित, पर्णपाती। प्रश्न कोई नहीं, एक से अधिक। भारत में पर्णपाती तट जो है, पश्चिमी तट पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला जो पश्चिमी घाट या सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह दक्कनी पठार और पश्चिमी किनारों के साथ साथ पर्वतीय श्रृंखला के उत्तर से दक्षिण तरफ 1600 किलोमीटर का क्षेत्र है। 1600 किलोमीटर का लंबी क्षेत्र है। आपको पश्चिमी घाट देखिए, यहाँ से वेस्टर्न घाट यहाँ से स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका के क्षेत्र तक, ये आपको केरल के बाउंड्री तक जाता है। यह आपको वेस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट, जैसा मैंने बताया था, महानदी के मुहाना से लेकर आपको कावेरी के मुहाने तक जो जाता है, ईस्टर्न घाट पूर्वी घाट होता है। अभी जो चित्र मैं पहले आपको स्लाइड में दिखाया था पिक्चर, वही सेम है, बस वर्गीकरण अलग अलग है। विश्व के जैविक विविधता के बाद यह विश्व के महत्वपूर्ण, इस दृष्टि से विश्व का इसका 8वां स्थान आता है। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती हुई यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त होती है। कन्याकुमारी देखिए वर्गीकरण यहाँ तक, कन्याकुमारी तक, पर महत्वपूर्ण भूमि आपको केरल के क्षेत्रों तक होता है। तो इसकी विस्तार और भी आगे कन्याकुमारी तक है। वर्ष 2012 में इसे यूनेस्को पश्चिमी घाट क्षेत्र को 39वां स्थान विश्व धरोहर सूची के रूप में शामिल किया गया था। सदाबहार वन पाया जाता है। तो पश्चिमी घाट के क्षेत्र को संदर्भित चीज़ें आप लोग को वर्गीकरण में देखना है। लास्ट प्रश्न है आज के एनालिसिस का, लंबा हो गया है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से दिए गए गलत कथन का चयन करें। 60 डिग्री अक्षांश के पास वायु दाब कम होता है, क्या यहाँ कम होगा? भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी का जो भूमध्य रेखीय दोनों गोलार्ध 0 से 5 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब स्थायी प्रकृति की होती है, या उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी निर्माण पृथ्वी के घूर्णन गति महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसमें कोई नहीं, एक से अधिक। तो यह क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। कौन कथन गलत है? तो ऑप्शन सी जो है, निम्न दाब वायु पेटी अस्थायी प्रकृति की होती है। अस्थायी प्रकृति की नहीं होती, अस्थायी प्रकृति की होती है। तापमान में गिरावट के कारण वायु दाब मिलता है, परंतु 60 डिग्री के अक्षांशों के पास वायु दाब कम होता है, जैसा कि पहले भी बताया गया है आप लोगों को स्लाइड में। उच्च वायु दाब कहाँ, निम्न वायु दाब कहाँ है?
पूर्वी ध्रुवों के पास कुछ हो जाता है, कम हो जाता है यह। और भूमध्य रेखीय वायु दाब पेटी का निर्माण भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 0 से 5 डिग्री के अक्षांश के मध्य होता है। भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी अस्थायी प्रकृति की होती है, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन का प्रभाव यहाँ स्पष्ट रूप से दिखा जाता है। जब यहाँ 0 डिग्री है, जब सूर्य उत्तर की ओर जाएगा तो यहाँ दक्षिण की ओर जाएगा, जो सूर्य जो मिड में होता है, तो इस प्रकार से इसमें वायुदाब बढ़ता घटता है उत्तरायण और दक्षिणायन के संदर्भ में। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी निर्माण पृथ्वी घूर्णन गति के महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो प्रश्न यहाँ से आपको ये भी पूछा जा सकता है, क्या उपध्रुवीय जो निम्न वायुदाब पेटी निर्माण पृथ्वी के घूर्णन गति जो है वो कैसे होता है, किस रूप से होता है? तो प्रश्न बहुत से हैं। तो कुल आपको प्रश्न जो 46 से जो थे, 46 से लेकर 70 तक प्रश्नों का जो ज्योग्राफी में शामिल किया गया था उसे एनालिसिस करा दिया गया है। नेक्स्ट आप लोगों को साइंस का एनालिसिस आज अपलोड कर दिया जाएगा, तो तब तक के लिए हम लोग बहुत सी चीज़ों को देखेंगे। आप लोग प्लीज़ चैनल को शेयर किया कीजिए, जो भी पुराने न्यू स्टूडेंट है सर चैनल को शेयर कीजिए। टेलीग्राम से ऐड होइए, टेलीग्राम पर बहुत से मेगा बूस्टर क्विज चलाया जाता है। और यूट्यूब का जो कम्युनिटी सेगमेंट है उसमें जाकर आप लोग ज़रूर देखिए, विजिट कीजिए, उसे देखिए उसमें क्या क्या से स्लाइड पीआईबी के, यूएनओ के रिपोर्ट, गवर्नमेंट साइट के रिपोर्ट, कुछ पिक्चर स्लाइड आप लोग को अपलोड कराए जाते हैं, जिसमें 50 से 100 शब्दों में उसका एक्सप्लेनेशन होता है। यह बहुत ही पीटी ओरिएंट हो सकता है आप लोग के लिए लाभ, तो इन सब चीज़ों का लाभ लेते रहिए। तब तक के लिए मैं अमरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप लोग मस्त होकर तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए मैं अमरविंद विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।